आज की डेट में इंडिया वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और एक इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी हम इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करते हैं तो हम सबके माइंड में ये आता है कि यार काफ़ी इंटेलिजेंट होगा, अपने काम को प्रॉपरली मैनेज करता होगा, काफ़ी शार्प माइंडेड होगा। लेकिन जब बात इंडियन सीए फर्म्स की आती है तब सब लोग ये बात नहीं करते। अब आपको मैं इसका रीज़न बताऊं कि ये बात क्यों नहीं करते सभी। इसका सबसे बड़ा रीज़न है बिग फोर कंसल्टिंग फर्म्स। बिग फोर्स ने अपने पैर इंडिया में इस तरीके से जमा रखे हैं कि कुछ चुनिंदा इंडियन सीए फर्म्स को छोड़ के कोई इनसे कम्पीट कर ही नहीं पा रहा। कंपटीशन की बात तो छोड़ो, इनके कोई आसपास भी नहीं है। अगर मैं निफ्टी 50 की कंपनीज की बात करूं तो 70% से ज़्यादा कंपनीज आज की डेट में बिग फोर ऑडिट करती है। तो क्यों है ऐसा, जानते हैं इस वीडियो में। आपसे मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में ऐसे 6 कारण जिनकी वजह से इंडियन सीए फर्म्स बिग फोर कंसल्टिंग फर्म से कम्पीट नहीं कर पा रही। और लास्ट में मैं आपको ये चीज़ भी बताऊंगा कि इंडियन सीए फर्म्स इनसे कम्पीट करने के लिए क्या चीज़ चेंज कर सकती है। रीज़न नंबर 1, लैक ऑफ रिसोर्सेज। अब अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, अगर कोई पर्सन क्वालिफाई करके अपना ऑफिस स्टार्ट करता है तो इनिशियली उसके पास इतनी फंडिंग नहीं होती कि वो एकदम से फाइनेंशियल और ह्यूमन कैपिटल में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर दे। एक छोटा सा ऑफिस है, उसमें एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, एक पीसी रखा हुआ है, उसी पीसी पे एम्प्लॉय भी काम कर रहा है, उसी पीसी पे बॉस भी काम कर रहा है। लेकिन बिग फोर्स में भाई साहब ऐसा नहीं है। बिग फोर्स में हर बंदे के पास अपना पर्सनल लैपटॉप है, प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं वहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए, सभी की अलग आईडीज़ बनी हुई हैं अथॉरिटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स करने के लिए। जबकि अगर मैं एक छोटे सीए फर्म की ऑफिस की मैं इमेज आपको बताऊं तो उस केस में ऐसा नहीं होता। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि बिग फोर्स जो हैं वो आज की डेट में इंडियन सीए फर्म से काफ़ी आगे। रीज़न नंबर 2, ईगोइस्टिक एटीट्यूड। अगर मैं आपसे कुछ ट्रेडिशनल सीएस की बात करूं तो कुछ सीएस तो ऐसे भी हैं जिनमें जो अकड़ है वो इतनी ज़्यादा है कि एक मतलब इतनी पीएम में भी नहीं होगी एक कंट्री के जितनी अकड़ उनमें है। मतलब उनको ये लगता है कि अगर किसी क्लाइंट को वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस क्लाइंट पे वो एहसान कर रहे हैं। टीडीएस की रिटर्न भरवानी है तो चलान और जो फॉर्म है वो मेरे ऑफिस भिजवाओ प्रिंट करके और मुझे मेल भी करो। अरे भाई, 1000 लाइन आइटम्स का प्रिंट तू करेगा क्या, तुझे मेल कर तो दिया। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बिग फोर फर्म्स की बात करूं तो प्रॉपर स्टाफ एलोकेशन होगी हर टाइप ऑफ सर्विस के लिए, एकदम एक्सपर्ट स्टाफ उठाया जाएगा, एकदम तरीके से फॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ सारा प्रोसेस किया जाएगा और उनकी ट्रेनिंग भी इसी तरीके से होती है जो कुछ ट्रेडिशनल सीएज हैं उनके केस में ये चीज़ नहीं है। रीज़न नंबर 3, एक्सपर्ट ह्यूमन कैपिटल फॉर ईच टाइप ऑफ वर्क। अब अगर आपने बिग फोर का बिजनेस मॉडल देखा हो तो ये लोग इकोनॉमिक और फाइनेंशियल वर्ल्ड में ऑलमोस्ट हर तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऑडिट से लेके बिजनेस एडवाइजरी तक कोई ऐसी सर्विस नहीं है जो ये कंसल्टिंग फर्म्स ना प्रोवाइड करें। हर तरीके की सर्विस के लिए इनके पास अलग एक्सपर्ट स्टाफ है जो बिल्कुल एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वहीं अगर मैं कुछ ट्रेडिशनल सीएस की बात करूं, मैं ऑडिट भी कर दूंगा जी, मैं आरओसी का काम भी कर दूंगा जी, मैं बैंक ऑडिट भी कर दूंगा, मैं लोन भी दिलवा दूंगा। तो इससे प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो जो सीए है वो एक चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पा रहा, मतलब वो स्पेशलाइजेशन की ओर जा ही नहीं रहा। उसको ये लगता है कि अगर मैं सारे काम कर दूंगा तो सारे पैसे भी मुझे मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है बिग फोर्स की सक्सेस का। रीज़न नंबर 4, विलिंगनेस टू स्पेंड ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो सर्विस सेक्टर में आज की डेट में टोटल एक्सपेंसेस का मोर देन 70% हिस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय कॉस्ट का होता है। अगर बिग फोर में किसी पर्सन की नौकरी लगती है तो उसको बाकायदा एक वेलकम किट भेजी जाती है। उसके ऑफिस में अच्छा काम करने पे उसको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के गिफ्ट वाउचर्स दिए जाते हैं। उसका जन्मदिन ऑफिस में मनाया जाता है, हर इवेंट में पार्टिसिपेशन होती है, अलग अलग इवेंट्स होते हैं, उसको इंक्रीमेंट मिलता है, उसको बोनस मिलता है। तो हर तरीके की फैसिलिटी उस एम्प्लॉय को वहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। यही अगर मैं कंपैरिजन करूँ एक ट्रेडिशनल सीए के ऑफिस से, पहली बात तो रिकॉग्निशन और इंसेंटिव का तो छोड़ो, उस बंदे को तो बेचारे को जो सैलरी मिलती है महीने की वो भी 15 तारीख को मिलती है और वो 15 तारीख को सैलरी देने पे भी जो प्रिंसिपल है वो ऐसे एहसान जताता है कि देख मैंने तुझे सैलरी दी है। स्टाइपेंड आपको पता है कि उसका क्या होता है, कुछ सीएस के ऑफिस में बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे, इधर ये लोग कैश ले लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो इंडियन सीए फर्म्स हैं वो बिग फोर से काफ़ी दूर जा रही हैं। रीज़न नंबर 5, मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट। अब आप सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इंडिया में तो सीए फर्म्स को अलाउड ही नहीं है अपनी एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग करना, तो ये लोग कैसे कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये लोग जो एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग कर रहे हैं ये विद इन द आईसीए रेगुलेशंस में रह के ही कर रहे हैं।
अब जब आप देखते होगे कि किसी बिग फोर में किसी बंदे की नौकरी लगी तो ये लोग वेलकम किट भेजेंगे, नोट पैड्स, वाटर बॉटल्स, हर चीज़ पे इनकी ब्रांडिंग रहेगी। अपने ऑफिस में एक ये लोग बड़ा सा अपने नेटवर्क नेम का लोगो लगाएंगे ताकि वो बंदा यहाँ पे फोटो खिंचवाए, लिंक्डइन पे पोस्ट करे ताकि वहाँ से इनकी मार्केटिंग हो। लिंक्डइन पता है ना, जहाँ पे 200 पेज का लोग ऐसे लिख के नीचे लिख देंगे वर्क हार्ड, वो लिंक्डइन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये सारी फर्म्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, जिससे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इनकी मार्केटिंग होती रहती है। और ये यहाँ पे भी नहीं रुकते, ये लोग स्पॉन्सरशिप्स करते हैं काफ़ी सारे प्रोग्राम्स की, जैसे PwC का बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर, KPMG का KPMG रनिंग विद चैंपियंस। तो इन सारी चीज़ों की वजह से इनकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मार्केटिंग होती रहती है। तो क्या आपने कभी ये कोई इस काम में कभी कोई ऐसा सुना है कि इंडियन CA फर्म ऐसा कर रही हो? रीज़न नंबर 6, इन्वेस्टिंग इन टेक एंड इनोवेशन। तो अगर मैं कुछ ट्रेडिशनल CAs की बात करूं, अगर आप इनके ऑफिस में जाओगे तो अब भी वही घिसा पिटा पेपर वर्क, MS Excel से तो इनका कोई दूर दूर तक लेना ही नहीं है। MS Excel के जो बेसिक फंक्शंस हैं वो भी इन लोगों को नहीं पता होते। ऐसे लोग अपने आप को कभी भी अपग्रेड नहीं करेंगे। जहाँ पे ये 20 साल पहले थे, ये आज भी वहीं पे हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप बिग फोर्स को देखो तो हर रेपिटेटिव काम के लिए इनके पास सॉफ्टवेयर है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इवन कुछ डेटा में से सैंपल निकालने के लिए भी इनके पास एक अलग से सॉफ्टवेयर है, ये लोग एक्सेल में नहीं निकालते। और उन सॉफ्टवेयर के होने के बाद जो आजकल मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उन सॉफ्टवेयर में ये लोग टाइमली अपग्रेड्स भी करते रहते हैं। तो क्या आपने ये चीज़ पहले कभी सोची थी? अब मेरे ख्याल से आप सब लोग मेरी इन बातों से कहीं ना कहीं एग्री ज़रूर कर रहे होंगे। अब सवाल ये आता है कि किया क्या जाए। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है वो है कि हमें स्पेशलाइजेशन की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, रादर दैन कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा। स्पेशलाइजेशन के साथ हमें नेटवर्क्स पे ध्यान देना चाहिए ताकि अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो उसे हम एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। दूसरा, हमें अपने एम्प्लॉयज़ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही हैं जो आपको लॉन्ग रन में आगे लेके जाएंगे। तो कभी भी उनको नौकर की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह ट्रीट करना चाहिए। जिन सॉफ्टवेयर से रेपिटेटिव काम ज़्यादा से ज़्यादा कराया जा सकता है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करा जाए और MS Excel पे ध्यान दिया जाए। हिस्ट्री आप उठा के देख लो, जिस पर्सन ने अपने आप को मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करा उसको मार्केट ने अपने आप ही आउट कर दिया। कोडक, नोकिया, ब्लैकबेरी, ये सारे वो एग्जांपल्स हैं जो टाइम के साथ अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए और इनको मार्केट ने बाहर निकाल दिया। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें और ये भी शेयर करें कि इसके अलावा अगर आपको कोई रीज़न लगता है कि जिसकी वजह से इंडियन CA फर्म्स जो हैं वो बिग फोर कंसल्टिंग फर्म से पीछे जा रही हैं, तो वो भी शेयर करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। पारस अरोड़ा साइनिंग ऑफ।